अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मेरे साथ जो बिलाल होते हैं वो रास्ते में इस वक्त ट्रैफिक में फंस गए हैं और कुछ ही देर में आप लोगों को ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे आज की ताज़ा खबरें। और हम दिन का आगाज़ करते हैं खुशगवार बातों से और सेहत लाइफस्टाइल की टिप्स देते हैं आपको, टूरिज़्म करवाते हैं, कोई ना कोई जगह आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं और दिन का आगाज़ वही अच्छा होता है जो हम मुस्कुराहट के साथ करें। तो जुड़ जाएं हमारे साथ और मुस्कुराएं और अगले 2 घंटों के लिए आप देखिए कि हमारा पहले सेगमेंट में क्या अपडेट्स हैं और फिर दूसरे सेगमेंट में हम आपको किस मेहमान से मिलवाते हैं। तो पहले सेगमेंट का आगाज़ करेंगे हम अच्छी बात से और अच्छी बात आज की ये है कि कहा जाता है कि जो हासिद इंसान है ना वो अल्लाह सबको उसके शर से बचाए। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की हर खुशी और कामयाबी से जलते हैं और उनसे हसद करते हैं। आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी ये 2 सूरतें उतारी हैं, सूरह नास और सूरह फलक, वो ख़ास तौर से इन्हीं बुराइयों को आइडेंटिफाई करती हैं। ये जो हसद होता है ना ये इंसान में बहुत कॉमन है, ये अच्छे से अच्छे इंसान में भी ये फीलिंग आ सकती है और बुरे से बुरे इंसान तो ज़ाहिर है वो एक नेगेटिव ऑरा होता है उसका, वो तो ज़्यादातर ही उसी फीलिंग में रहता है। लेकिन अगर अच्छे इंसान में भी ये चीज़ है तो वो क्यों है हसद? बिल्कुल आप बचपन से अपना अगर स्टार्ट लें तो आप देखते हैं कि बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों में अगर आपस में कुछ माँ बाप प्यार में कमी बेशी कर देते हैं तो वहाँ पर भी हसद जैसी फीलिंग डेवलप हो जाती है। हाबिल काबिल का जिक्र हम करें या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, उनके भाई, तो ये फैमिली से ये चीज़ स्टार्ट होती है और फिर आगे चलकर ये जो है बहुत बड़ी बड़ी बुराइयाँ भी जन्म ले सकती हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी की कामयाबी या खुशी पर हसद के जो है ना वो ये एलिमेंट आ जाता है, लोगों में हसद जैसी फीलिंग आ जाती है और कभी कभार जो है ना ये हसद आपके छोटे बड़े झगड़ों का भी बाइस बनता है, हत्ता कि नुकसान तक का बाइस बन जाता है। वही वाली बात हाबिल काबिल की अगर हम करें तो पहला इंसानियत का कत्ल ही हसद की बुनियाद पर हुआ था और यही जो फीलिंग है इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह फलक का नुज़ूल किया कुरान में और बताया कि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतहाई मुज़र है और हसद जैसी फीलिंग आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि हसद सिर्फ ज़ाती सतह पर नहीं रहता बल्कि कभी कभार माशरती ताल्लुकात और काम के माहौल को भी मुतासर करता है। यानी कि अगर आपकी ये पर्सनल आपको ये ग्रज फील हो रहा है किसी से तो ये सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं रहता बल्कि जिससे आपको हसद है उससे आपके ताल्लुकात को मुतासर कर सकता है, पूरे एक सोसाइटी को मुतासर कर सकता है। तो इससे ओवरऑल माहौल बहुत मुतासर होता है और ये हसद जो है वो दिल में उभरता है, कभी कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने तक के ले जाता है। तो जो हसद है ना ये अक्सर इंसान की अपनी तरक्की में रुकावट बनता है, जबकि वो दूसरों की कामयाबी पर जलता कुड़ता है तो अपने काम और अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो कम देता है। यानी कि अगर वही हासिद इंसान अपनी कामयाबी पर, अपने आगे बढ़ने पर तवज्जो दे तो वो क्यों नहीं बढ़ सकता आगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अच्छा तो लिखा है ना, तो अच्छा ही सोचना चाहिए और आगे अच्छा ही होगा जो अच्छा सोचेगा। तो हसद सिर्फ दूसरों पर असरअंदाज नहीं होता बल्कि हसद करने वाले को अंदर से कमज़ोर और बेचैन भी कर देता है। ज़ाहिर है जब आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होगी तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं मुस्बत सोच के साथ, और हर वक्त आप अपने लोगों से कुड़ते रहेंगे तो इस तरह से आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे और ना ही लोगों को खुश रख सकेंगे। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, मुस्बत सोच है और हौसला अफजाई है, यही सबसे मौसर इलाज है इन सब चीज़ों का। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपने दिल से हसद जैसे जज्बे को दूर रखें बल्कि ऐसे हासिद लोगों के साथ ताल्लुकात में भी मोहतात रहें। अब ऐसा भी नहीं है कि जो अगर हासिद है आप उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दें, वो पहले ही अपनी एक तकलीफ़ में आप उसकी तकलीफ़ को बढ़ावा देंगे इस तरह से। तो द बेस्ट वे इज़ कम्युनिकेशन। आप उसे कम्युनिकेट करें, आप उसे पूछें कि भाई तुम्हें मुझसे किस बात का मतलब हसद है, क्या मसला है तुम्हारे साथ। जब आप उससे ये बात करेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी वो चीज़, अपनी वो कमी, अपनी वो तलखी आपके सामने शेयर कर ही देगा। लेकिन अगर आप हसद का जवाब उसको बिल्कुल कट ऑफ करके देंगे तो उस तरह से क्या होगा, उसकी ये चीज़ और ज़्यादा ग्रो करेगी उसके अंदर और वो आपको और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जो हमारी खुशियां और कामयाबी हैं अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और हर हासिद की नज़र से और अपने जो वसवसे होते हैं ना इंसान के दिमाग में उससे भी बचाए, क्योंकि
जो भी नेगेटिव आपकी चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आपके वसवसों से शुरू होती हैं। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और नेगेटिविटी से बचें, और यही चीज़ आगे चलकर आपको बहुत अच्छा इंसान बना सकती है। तो चलते हैं अब रात भर की ख़बरों की जानिब और कुछ मुल्की और आलमी सतह की अपडेट्स हासिल करते हैं। और सबसे पहले हम ख़बरों में आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसके दरमियान कशीदगी कम करने के लिए होने वाली जो ताज़ा तरीन मुज़ाकरात है वो किसी बड़ी पेशरफ के बग़ैर ख़त्म हो गया। यानी कि जो गैर मुल्की ख़बर रसा एजेंसी है रॉयटर्स, उसने दोनों ममालिक के हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। और गुज़िश्ता हफ्ते जो है सऊदी अरब में होने वाले ये मुज़ाकरात कतर, तुर्किया और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले सिलसिलावार इजलासों का हिस्सा थे। और इन इजलासों का मकसद जो था वो दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर में होने वाली जो सरहदी झड़पें थीं उसमें जो पैदा होने वाली कशीदगी है उसको कम करना था। तो रॉयटर्स के मुताबिक जो दोहा में तय पाने वाली जो जंग बंदी है अब तक के वो बड़ी हद तक के अभी भी वो एग्जिस्ट करती है। ताहम जो गुज़िश्ता माह इस्तांबुल में उसका एक मुज़ाकरात का फॉलोअप हुआ था तो उसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं हो सके थे। और दोनों ममालिक के हुकाम ने ख़बर रसा एजेंसी को बताया था कि जो हालिया मुज़ाकरात हैं उसमें सऊदी अरब की एक पेशकश के तहत हुए हैं ये मुज़ाकरात। और आपको बताते चलें कि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जो सरहदी झड़पों में मुतादिद अफराद हलाक हुए थे। और पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफ़गान तालिबान तहरीरी यकीन दहानी दें कि वो पाकिस्तान मुखालिफ गुरूहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि तालिबान हुकाम इस पर मतलब ये कार्रवाई करें ताकि आगे चल के ऐसे कोई मुज़र प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। लेकिन जो तालिबान हुकाम है वो इस पर तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है कि जो मुज़ाकरात हैं वो आगे चलकर किस तरह से पेशरफ्त होती है इसकी, और किस तरह से मुज़ाकरात जो है कामयाब होते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है जो एक रिफ्ट क्रिएट हो गई है वो बहाल हो सके। तो ये तो थी आज की पहली टॉप स्टोरी। और दूसरी अगर हम खबर पे जाएं तो आपको बताएं कि जो एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा हैं और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफ़र, उन दोनों को ओहदे से मुस्तफ़ी कर दिया गया है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है डिप्टी कमिश्नर अबरार अहमद जाफ़र को फौरी तौर पर महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर मलिक को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। आईजी सिम गुलाम नबी मेमन ने पुलिस अफसरान के हवाले से फैसले करते हुए एसपी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डॉक्टर फ़ारूक रज़ा को ओहदे से हटाकर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया है। तो इसी सिलसिले में डीएसपी न्यू टाउन मोहम्मद मुईन और कांस्टेबल सैयद आमिर हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया और दोनों अहलकारों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इससे कबल जो है गुलशन इकबाल में आपको बताया है कि बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने के मामले में केएमसी, डीएमसी और वाटर बोर्ड अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। और मुअत्तली के नोटिफिकेशन जो है वो महकमा बल्दियात सिंध ने जारी कर दिए। और मुअत्तल हुए जो अफसरान हैं उसमें अगर हम जिक्र करें बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत का, तो वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली शाह, मुख्तियार कार गुलशन इकबाल सलमान फारसी शामिल हैं। और अफसरान की मुअत्तली वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर की गई है। तो ये सारी जो आपने सब देखा, जितने लोगों को उनके ओहदे से हटा दिया और कहीं कोई काम सही नहीं करा उसको फायर कर दिया। द सोल्यूशन इज़ कि पहले ही आप ये ऐसा वाक़या होने ही क्यों दें। यानी कि हर कोई अपनी ड्यूटी उस वक्त सही तौर पे अंजाम नहीं दे रहा था, तभी तो उनको वहाँ से फायर किया गया है। तो अगर वो अपनी ड्यूटी सही से अंजाम देते तो ये सब नौबत ना आती। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे हुक्मरान पहले ही से चेक एंड बैलेंस रखें और जो कोई भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे फाइज है वो इस चीज़ पर नज़र रखे। लेकिन पता नहीं वो आकर कौन सा भंग पीकर सो जाते हैं अपनी अपनी सीटों पे कि उनको पता ही नहीं कि उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके जो इलाका है उसमें उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो
तो अगर हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभाए तो इस तरह के कोई वाक़यात ना हो। वैसे हम ये देखते हैं कि हम लोगों को हमेशा एक हादसा ज़रूरी होता है ताकि आगे की चीज़ों पर हम नज़रसानी कर सकें, लेकिन अगर हम सिंध का ज़िक्र करें तो सिंध के बहुत बुरे हालात हैं। अभी ये गटर का ढक्कन जो है उसकी वजह से कई अमवात हो रही हैं। तो अभी एक और इशू भी है, जो कुत्ते के काटने से बच्चे मरते हैं, उस पर भी कोई खातिर खा अमल दरामद नहीं हुआ है। कोई रेबीज़ वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ें, इसकी भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज किया गया है। फिर कोई बच्चा मरेगा, खुदा न खास्ता, फिर वालिदैन जो हैं वो कहेंगे हम अपनी मदद आपके तहत ये सब कर लेंगे, लेकिन हुकूमत के कान पर जू ना रहेंगे। अगर जो इंतज़ामिया है वो गफलत का मुजाहरा करे तो इसी तरह आवाम कटते और मरते रहेंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और हमारे मुल्क में जो है बिल्कुल, वो कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है और अपनी सैलरी लेके चला जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है इस पर उससे बाज़गश्त होगी, लेकिन इस चीज़ की जवाबदेही करना किसी को कोई एहसास नहीं है। आगे बढ़ें और बात करें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की, जो खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले कमसन इब्राहिम के घर वो गए, और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने उस बच्चे के घर जाकर ताज़ियत की अहल खाना से और फातिहा खानी की, और मेयर कराची ने इब्राहिम के वालिद और दादा से मुलाकात भी की है और मुकम्मल इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी भी कराई है। इस मौके पर जो है इब्राहिम के दादा ने मेयर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। शहर के हालात पर तवज्जो दी जाए। और घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कमसन इब्राहिम की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। इस आने की मज़म्मत के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। और वाक़े के बाद वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ़ौरी इजलास भी मुनक़िद हुआ है, जिसमें ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि सानी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वो तहकीकात रखेंगे और ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। वही मैं कह रही हूँ ना कि इससे पहले किसी को कोई एहसास नहीं था, यानी कि ये हादसा ज़रूरी था। अब ये कि लोग बहुत ज़्यादा कुछ अरसे तक के कॉन्शियस हो जाएंगे और गटर के ढकने लगा के रखेंगे या वहाँ पर कोई झाड़ियाँ लगा के रखेंगे ताकि इस तरह से कोई गिरे ना उसमें। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर हीरोइंची आएंगे और गटर का ढकना उठा देंगे, फिर डंपर की वजह से गटर का ढकना टूट जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। लोग वहीं पर अपनी दुकानें सजाकर कारोबार कर रहे होंगे और लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी होगा, हर कोई बचते बचाते वहाँ से निकल जाएगा। यही होता है और अभी भी आगे यही होगा, अल्लाह खैर करे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख़तरा मौजूद है। जो फैसले इस निज़ाम में किए गए वो धौंस पर मबनी है। यानी बानी PTI से मुलाकात ना करवाने से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। उन्होंने कहा है कि इस फैसले पर ताजुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत मुलाकात ना करवाने के हवाले से किसी आइन व कानून शेख का हवाला नहीं देती। याद रहे कि सेनेटर फैसल वावडा ने यह दावा किया है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। तो ये तो अहवाल था सेनेटर सलमान अकरम राजा के बयान से मुतालिक। और आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने जो है ना, जो वीज़ा शराइत है उसमें और सख्ती कर दी है और जो हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत हैं वो सख्त करने का मज़ीद हुक्म दे दिया है। और ट्रंप ने अमेरिकी सफारतकारों को H-1B वीज़ा, जो कि वर्क वीज़ा होता है, तो H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायज़े का हुक्म दिया है और दरख्वास्त गुजारों के साथ सफ़र करने वालों के रेज्यूमे या उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स है ना, उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। तो कीप योर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स वेरी अपडेटेड और उसको बिल्कुल खुद ही अपने तौर पे जायज़ा ले लें कि उसमें कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। और सेंसरशिप में मुलविस दरख्वास्त गुजार H-1B वीज़े के लिए नाअहल होगा। और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमरीकी मिशंस को हिदायत जारी की हैं और H-1B वीज़े इनटेक
जो कंपनियां हैं, टेक कंपनी, उनके लिए अहम हैं, जिनकी क़यादत ने ट्रम्प की हिमायत की थी। आपको बताएं कि जो टेक कंपनीज़ होती हैं ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं, तो ये उस वीज़ा की बात कर रहे हैं, H1B वीज़ा, जो टेक कंपनीज़ के लिए अहम होते हैं और उसकी क़यादत ने उनकी क़यादत ने ट्रम्प की हिमायत की थी। तो ये तो थी ट्रम्प की वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कुछ बातचीत। और अब आपको बताएं कि जो अमरीकी शहर डेलावेयर है, वहाँ पर पाकिस्तानी निजात अमरीकी नौजवान को गैर कानूनी असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। चलो भाई, अब जो है ना पाकिस्तानी निजात अमरीकी जो नौजवान है वो भी पकड़ा गया है। यानी कि अमेरिका में अब क्या होने जा रहा है, एक तरफ एक अफ़गान शहरी को पकड़ा तो अफ़गानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी। अब अमरीकी शहर डेलावेयर में पाकिस्तानी निजात अमरीकी नौजवान को गैर कानूनी असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 25 साल का ये लुकमान खान है। इसकी गिरफ्तारी 24 नवंबर की रात अमल में लाई गई और रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने कैनबी पार्क वेस्ट में एक ट्रक को रोका जिसमें लुकमान मौजूद था और पुलिस के मुताबिक लुकमान खान ने गाड़ी से बाहर निकलने के अहकामात ना माने और मुज़ाहमत करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट में पुलिस का हवाला देते हुए ये बताया है कि तफ्तीश के दौरान लुकमान खान के ट्रक से पिस्टल, मैगजीन और मुबैना हमले की मनसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई है। यानी कि वो क्या प्लॉट कर रहा था कि लुकमान खान जो था उसके ट्रक से बरामद होने वाली जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के पुलिस स्टेशन का खाका मौजूद था और उनका जो एंट्री और एग्ज़िट के जो हैं वो सारा मैपिंग थी उसके पास और एक पुलिस ऑफिसर का नाम भी दर्ज था। तो FBI ने गिरफ्तारी के एक रोज़ बाद 25 नवंबर को लुकमान खान के घर पर छापा मारा, जहां से मज़ीद उससे जदीद असलहा भी बरामद किया गया। और अमरीकी हुकाम के मुताबिक जो लुकमान खान है वो पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के तालिब इल्म है और मुलजिम ने इसी यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। अच्छा, एक तो कहते हैं ना कि इस तरह के बिल्कुल मुजरिम जहनियत के लोग होते हैं और एक होता है इनसाइड जॉब। यानी कि अमेरिका में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की जब भी कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो उसके बाद वीज़ा पॉलिसी में सख्ती कर दी जाती है। तो इनके जो है ना हमेशा इनकी एक पॉलिसी रही है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी कि वो किसी भी कंट्री पर हमला कर देते हैं ये जवाज़ बनाते हुए कि कहीं वो कंट्री हम पर हमले की प्लॉटिंग करी थी तो इससे पहले ही हमने उस पर हमला कर दिया। तो ये इनकी पॉलिसी हमेशा रही है अमेरिका की कि वो खुद को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ पहले से ऐसे इक़दाम कर देते हैं, कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, कोई ऐसा टेररिज्म का वाक़या आ जाता है कि जिसकी वजह से फिर दूसरे जो दूसरे शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो गिरफ्तारी के बाद मुलजिम पर गैर कानूनी मशीन गन रखने और हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया और मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कि वो क्या अपने बयान में कहता है। अच्छा, इन तमाम तर बातों में सबसे अच्छी जो बात हुई है आज वो ये बताएं कि गज़ा में आप जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है इसराइल ने तबाहकारियाँ की हैं, लेकिन गज़ा में इन्हीं तबाहशुदा इमारतों के दरमियान इज्तिमाई शादी की तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिया है। तो गज़ा के जनूबी शहर खान यूनुस में 54 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। माशाल्लाह, मतलब 54 जोड़े कहाँ से मिल गए सब, और सबको एक मतलब अपने जोड़ के लोग मिल भी गए, ये भी कितनी बड़ी बात है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तकरीब गज़ा जैसे एक मतलब वॉर जोन में ये इतनी बड़ी अच्छी तकरीब पेश आई और 55 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई है। तो 21,000 से ज़ायद अफराद ने इसमें शिरकत की और ये तकरीब मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता इंसानी फलाही तंजीम अल-फारस उल शहम 3 के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। इस में जो है नौबियाता जितने भी जोड़े थे उनको माली इमदाद और घरेलू सामान भी फराहम किया।
ये भी बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है। तो इस मौके पर गम और उम्मीद के मिले जुले मनासिर दिखाई दिए। तो ज़ाहिर है जितने भी फैमिलीज़ होंगी उनमें कितने लोगों के कितने अपने खो गए होंगे, तो वो इस टाइम रुखसती के वक्त जो है वो ज़ाहिर है गम और खुशी के मिले जुले कुछ मनाजिर देखने में आए होंगे। और दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ किया होगा। और तकरीब में जो शरीक जोड़े हैं उन्होंने रिवायती मलबूसात ज़ेब तन किए। अच्छा, आप ये देख सकते हैं फुटेज में इनके रिवायती मलबूसात जो ये लोग पहनते हैं गज़ा में। ये देख लीजिए, वाइट कलर का गाउन पहना हुआ होता है ख़वातीन ने और कोट पैंट एक मतलब ये बेचारे आदमियों का बस कि एक ही लिबास है कोट पैंट वो इसके अलावा वो ये हर जगह इनका बस ट्रेडमार्क बन गया है। बहरहाल फ़लस्तीनी रिवायती दबका रक़्स जो ये रक़्स होता है इनका दबका के नाम से कहलाता है, ये रक़्स वहाँ पर किया और लोकगीत गाए और मौसीकी ने रंग बिखेर दिए। तो ये कहता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये एक वॉर जोन में एक इतनी अच्छी सी शादी की तकरीब हुई, लोग खुश हो गए और थोड़ा सा अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ गई तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आगे बढ़ें, कुछ खेल के मैदान से खबर भी शामिल कर लेते हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली। तो भाई ये वनडे सीरीज़ जो हुई थी उसमें भारत ने 4 विकेटों से जीत लिया ये मैच और भारत के 358 रन का हदफ प्रोटीज ने 49 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और एडन मार्करम ने शानदार 110 रन की इनिंग खेली और मैथ्यू ब्रेटिस ने 68 और डिवाल ब्रेओस ने 54 रन की अहम इनिंग खेली। तो इससे कबल जो है भारत ने पहले खेलते हुए 358 रन बनाए और ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 और विराट कोहली ने 102 रन स्कोर किए। जबकि अगर केएल राहुल द्रविड़ की बात की जाए तो उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 66 रन स्कोर किए। तो ज़बरदस्त खेल पेश किया भारत ने। यकीनन ये मैच आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और अब ज़रा सा मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि अगर बेशतर अजला में बात की जाए रात और सुबह के औकात की तो उसमें शदीद सर्दी है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के ज़्यादातर अजला में सर्द और खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, जबकि पंजाब में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शदीद धुंध और हद निगाह की कमी के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M5 ज़ाहिर पीर से ओत शरीफ तक आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है और मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत भी की थी, ताहम कुछ सेक्शंस खोल दिए थे, लेकिन ड्राइवर से एहतियात बरतने की अपील की गई है। पंजाब के शहरी इलाकों में धुंध और स्मॉग में इजाफा हुआ है। लाहौर में 397 AQI के साथ सूबे का सबसे आलूदा शहर करार दिया गया है, जबकि कसूर 368, मुजफ्फरगढ़ की बात करें जो वहाँ पर 315, नारोवाल 311 और गुजरावाला 308 AQI के साथ आलूदगी में इस वक्त शामिल है। और आलमी वेबसाइट्स के मुताबिक अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर 194 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। तो ये तो मौसम की सूरत हाल थी और स्मॉग की सूरत हाल जो कि लाहौर में ओवरऑल छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर जो है वो अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ के हवाले से। अगर हेल्थ की बात की जाए, आपको पता है कि इंसानी जिस्म एक निहायत मुनज़्ज़म और पेचीदा निज़ाम है, जहाँ हर आपका ऑर्गन, आपके हार्मोन्स अपनी मखसूस जिम्मेदारी के साथ ज़िंदगी के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो बॉडी में हो, वो दोनों आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपके ऑर्गन्स में कुछ भी डैमेज हो, कहीं कोई सिस्ट हो, कुछ भी ऐसा मसला हो, वहाँ पर भी फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये जो अहम हार्मोन्स है ना, इनमें से एक इंसुलिन भी है। इंसुलिन जो है वो खून में शक्कर की मिक़दार को काबू में रखकर जिस्म को तवानाई फराहम करता है। जब इंसुलिन की मिक़दार कम हो जाए या जिस्म इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए तो ये एक खामोश मगर ख़तरनाक बीमारी जन्म लेती है, जिसे शुगर या ज़ियाबतीस कहा जाता है।
आज शुगर सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं रहा है, बल्कि ये एक आलमी चैलेंज बन चुका है जो करोड़ों अफराद की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। ये बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, मगर इसके असरात दिल, गुर्दों, आँखों और असाब तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि कई लोग तवील अरसे तक इस बीमारी से बेखबर रहते हैं, क्योंकि इसके आगाज़ में जो इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं ना, उसमें मामूली या गैर वाज़े होते हैं वो। इसके बावजूद एक उम्मीद अफजा पहलू यह है कि अगर इसको सही वक्त पर इसके डायग्नोसिस कर लिया जाए, उसके टेस्ट करवा लिए जाएँ, तो सेहतमंद और अपना जो लाइफस्टाइल है वो उसका अपना तर्ज़ ज़िंदगी सेहतमंद रखें और मुनासिब ग़िज़ा जो आपका बैलेंस डाइट है वो रखें, और डॉक्टर की हिदायत पर भी अमल के ज़रिए इस बीमारी को ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी बड़ी हद तक के बचा जा सकता है। तो जदीद दौर की मसरूफ़ और गैर मुतवाज़न ज़िंदगी में ज़ियाबतीस के बारे में आगाही पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, ताकि हम खुद भी महफूज रहें और माशरे को भी इस मर्ज़ के ख़तरात से बाखबर रख सकें। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया में ज़ियाबतीस है उसके मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त तकरीबन 537 मिलियन यानी कि 54 करोड़ से ज़ायद अफराद इस बीमारी में मुब्तला है, जिनमें से बड़ी तादाद ऐसे ममालिक में रहती है जहाँ इलाज की सहूलियात महदूद हैं। आपको बताएं कि 1990 के बाद से जितने भी बालिग अफराद है उसमें ज़ियाबतीस की शरह तकरीबन दुगनी हो चुकी है, जबकि 2030 तक मरीजों की तादाद बढ़कर 640 मिलियन तक पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ज़ियाबतीस एक ख़तरनाक रफ्तार से फैल रहा है और मुतासरीन की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। दिस इज़ अलार्मिंग। वर्ल्ड डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान के 26.7% यानी कि 33 मिलियन आबादी ज़ियाबतीस का शिकार है, जिसमें 11% नौजवान हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक साल 2019 में दुनिया भर में होने वाली अमवात में सबसे ज़्यादा अमवात डायबिटीज़ की वजह से रिकॉर्ड की गई हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल अभी से सही कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप समझ रहे हैं कि ये ओल्ड एज में जाकर होगा, अभी हमें जितना जंक फूड खाना है, रात में खाना है, दिन में खाना है, कोई टाइम नहीं बना के रखा हुआ। तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ अगर आपके जेनेटिक्स में है, अगर आपके ग्रैंड और आपके पेरेंट्स को है, तो उनको अगर ये है तो आप में भी डेफिनेटली इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही से कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी डाइट को बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जो है जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रात के टाइम ऑर्डर कर रहे होते हैं जंक फूड का, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप रात के टाइम खा पी तो लेते हैं लेकिन फिर जो है आप टहल नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो सब फूड स्टोरेज रहता है और वो भी फिर आपके खून में तब्दीलियां करता है। अब अभी तक के हम वेट कर रहे हैं बिलाल का, क्योंकि बिलाल ही ये पैकेज टूरिज़म का पैकेज वो अनाउंस करते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत प्यारी सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं, और वो प्यारी सी जगह क्या है, वो है रामा झील। रामा झील जो है, आपको रामा का नाम से आपको याद आया होगा रामा पोलो फेस्टिवल। तो जहाँ रामा पोलो फेस्टिवल होता है वहीं पर ये रामा झील वाक़ है, और रामा झील जो है वो अस्तूर में है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती मनाजिर की नेमत से माला माल किया हुआ है। तो ये जो नॉर्दर्न एरिया है उस तरफ ये जो है आप अगर जाएं तो आपको ये रामा झील अस्तूर वादी में तकरीबन 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई नांगा पर्वत के दामन में अपने रंग बदलते पानियों और गहरे सब्ज़ और फिरोज़ी नीले पानी की मशहूर झील ये कहलाती है। तो आइए देखिए कितनी खूबसूरत झील है। पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती मनाजिर की नेमत से नवाजा है, और शुमाली इलाकों में ऐसे कई मनाजिर मौजूद हैं जो इंसान को फितरत की अजमत और सुकून का एहसास दिलाते हैं। इनमें से एक है मुकाम रामा झील। रामा झील अस्तूर वादी में तकरीबन 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़े नांगा पर्वत के दामन में अपने रंग बदलते पानियों, गहरे सब्ज़ से फिरोजी नीले पानी के लिए मशहूर है। ये झील मुताबिक ग्लेशियर नदियों से सैराब होती है और सर्दियों में अक्सर बर्फ की सफेद चादर में ढकी रहती है, जो इसकी दिलफरेबी और पुरस्कार हुस्न में इजाफा करती है। रामा मेडोज से एक मोतदल ट्रैक के बाद झील तक पहुंचना मुमकिन है।
जहाँ परिंदों की निगरानी और कुदरती सुकून के लम्हे सयाहों को कुदरती खूबसूरती के करीब ले आते हैं। रामा की बुलंदी तकरीबन 10,335 फुट है और यहाँ फलक बोस दरख्तों की घनी छांव दर्जा हरारत को 15 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देती, जो मौसम को खुशगवार और मोतदल रखती है। ये वादी अपनी सकाफती पहचान पोलो फेस्टिवल के जरिए भी रखती है। प्याला नुमा वादी को एतराफ से बुलंद पहाड़ और घने दरख्त घेरे होते हैं और घास के मैदान के दरमियान से एक छोटी नदी गुजरती है जो रामा झील के करीबी चश्मे से निकलकर मेडोज की घास को छूती हुई अस्तोर दरिया में जा गिरती है। रास्ते में अखरोट, देवदार और चीड़ के दरख्त वादी की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और कदीम सरकारी रेस्ट हाउसेस इंसानी तस्वुर को हकीकी मंजरनामे में लेकर आते हैं। सयाहों के लिए आरसी खेमे और कयामगाहें भी नस्ब की गई हैं और इन खेमा बस्तियों से निकलने वाला रास्ता कई बार घने पेड़ों में गुम हो जाता है और कहीं दूर किसी नदी किनारे तुलू होता है। रामा में चलती हवा, नमी और जंगली फूलों के खुशबू हर सांस के साथ इंसानी जिस्म और रूह पर असर डालती है और इस माहौल को जादुई और पुरसुकून बना देती है। शुमाली पाकिस्तान में रामा एक मुनफरिद खामोश पनाहगाह है जहाँ शहरी आबादी की शोरो गुल से दूर कुदरती सुकून और खामोशी का तजुर्बा किया जा सकता है। 1 घंटा पैदल चलने के बाद रामा की 11,424 फुट बुलंदी पर पहुंचकर बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़ई झील कुदरत की तख्लीकी अजमत का आईना नजर आता है। रामा झील के रास्ते में मुतादिद छोटी झीलें भी हैं जो पिघलते ग्लेशियर से वजूद में आई। इन झीलों में तैरते बर्फ के टुकड़े कभी कभार आबी मखलूकात की मानंद दिखाई देते हैं। बादलों, पहाड़ों और झील के पानी में इनेकास रामा की खूबसूरती को एक शाहकार में बदल देता है, जहां हर लम्हा कुदरत के जादू और तख्लीकी अजमत की झलक पेश करता है। रामा झील एक ऐसा मुकाम है जहां फितरत की अजमत और सुकून इंसान के हर लम्हे में महसूस होता है। हर कदम, हर नदी, हर बर्फ के टुकड़े और हर खुशबू हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत की तख्लीक कितनी लाजवाब और बेमिसाल है। ये झील न सिर्फ कुदरती हुस्न की आईनादार है बल्कि इंसान को अपने वजूद और माहौल के साथ ताल्लुक का एहसास भी दिलाती है। यहाँ का सुकून और जादू इंसानी रूह को ताजगी बख्शता है और याद दिलाता है कि कुदरत के राज हमेशा हमारे करीब हैं। बस देखने और महसूस करने की देर है।